हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक है व्याकरण पोर्शन का, वो टॉपिक है वर्णमाला। तो आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित अर्थात क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध कह लें या फिर व्यवस्थित कह लें, बात एक ही है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों का जब हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का माला, जैसे हम बताते हैं आपको, क, उसके बाद ख, ग, घ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सभी एक के बाद व्यवस्थित तरीके से ही लिखा गया, क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया। क्रमबद्ध अर्थात क के बाद ख ही आएगा और ख के बाद ग और ग के बाद घ ही आएगा। तो ये हो गया व्यवस्थित समूह अर्थात क्रमबद्ध समूह। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। और इसी को यदि हम क के बाद ग लिख देते हैं, ग के बाद च लिख देते हैं या फिर झ लिख देते हैं तो ये सही नहीं है, ये अव्यवस्थित है। तो हमारा वर्णमाला का जो हमारा जो उसका ये है कि वर्णों का क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला की संख्या कितनी बताई गई है? 52। तो ये हम अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्णमाला मिलके 52 बनते हैं। 52 वर्णमाला में कौन कौन से आते हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने अयोगवाह हैं। तो हम लोग इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे आगे वाले लेक्चर में। तो हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला, हमने अभी देखा कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 52 होते हैं अर्थात 52 प्रकार के वर्णमाला होते हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं वर्ण को। वर्णमाला हमने देखा, अब वर्ण देखते हैं। वर्ण और ध्वनि। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि अर्थात हम अपने मुख से कुछ भी जो बातें निकालते हैं, कुछ भी जो बोलते हैं, तो उससे जो बोलचाल में जो भी ध्वनि प्रयुक्त होती है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। अर्थात यदि हम कुछ भी अपने मुख से कुछ भी वाणी बोलते हैं तो जो आवाज निकलती है, किसी भी प्रकार की आवाज निकलती है, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं और ध्वनि को वर्ण भी कह सकते हैं। तो ध्वनि का अब ये सवाल उठता है कि वर्ण क्या है। तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, ध्वनि का लिखित रूप होता है वो वर्ण। अर्थात जो भी हम अपने मुख से आवाज निकालते हैं उसको यदि हम लिखते हैं वर्णों के माध्यम से, उसको हम लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो वो हो जाता है वर्ण। और उसी प्रकार इसका विपरीत होता है ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं? वर्णों का मौखिक रूप। वर्णों का मौखिक रूप। अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे वर्ण कहते हैं और उसका ठीक विपरीत ध्वनि किसे कहते हैं? तो वर्णों का मौखिक रूप होता है। जो वर्ण होता है उसको हम अपने मुख से किसी भी प्रकार की जब आवाज निकालते हैं तो उसका मौखिक रूप होता है ध्वनि। समझ में आया आपको कि वर्ण वे होते हैं जो ध्वनि का लिखित रूप होता है वो वर्ण होता है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप होता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे लिपि के बारे में। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि
किसे कहते हैं? तो जिस रूप में कोई भी भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। जिस रूप में कोई भी भाषा लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। तो हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी की भाषा, हिंदी की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे देवनागरी कहते हैं। अर्थात हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार हम जो इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी है, उसकी लिपि रोमन लिपि है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। तो अब ये बात हो गई कि जिस रूप में हम कोई भी भाषा लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि लिपि किसे कहते हैं, तो आप अपने शब्दों में उसे किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता रही हूं कि लिपि उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे मुख से कोई ध्वनि प्रस्फुटित हुई, जैसे कि अ बोलना चाहे हम, मैंने अ बोला तो उसको हमने एक रूप दिया, एक आकार दिया कि हम अपने मुंह से अ की जो ध्वनि निकाल रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से लिखें। अ हमने बोला तो उसको हमने ये रूप दिया, अ दिया, ये रचना दिया, मतलब इस प्रकार हमने अ लिखा है। ब हमारे मुख से निकला ब, तो हम ब को इस प्रकार लिख रहे हैं। उसी प्रकार हम कोई भी वाक्य लेते हैं, जैसे हमने लिखा श्याम, तो हमने इस प्रकार उसको लिखा। तो ये जो हमारी लेखन की शैली, जो हमारी रचना की शैली है, अर्थात जिस रूप में कोई भाषा लिखी जाती है वो लिपि देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि में तो हम ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार यदि हम जो ब्रिटेन के लोग हैं वो अ बोलेंगे तो उसको किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। बा बोलेंगे तो वो इस प्रकार लिखेंगे, स बोलेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। तो इसका भी यही है कि जिस रूप में कोई भी भाषा लिखी जाती है उसे हम देवनागरी कहते हैं। सॉरी, जिस रूप में कोई भी भाषा लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया कि हमारे मुख से निकला अ, तो हमने अ को किस हिसाब से लिखा, तो इस प्रकार हमने अ की रचना की। इस रचना में मैंने अ को लिखा, ब को इस प्रकार मैंने लिखा, इस प्रकार मैंने एक पूरा वाक्य बना दिया, तो ये हो गया। और उसी प्रकार हमने यदि इंग्लिश में, अर्थात अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है उसमें यदि हम अ बोलना चाहे, ब बोलना चाहे या स बोलना चाहे, तो हमने इस लिपि में लिखा, इस प्रकार लिखा। तो यही है कि जिस रूप में कोई भाषा लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की, देवनागरी है, ये इंग्लिश है। क्लियर हुआ आप लोगों को कि जिस भी रूप में कोई भी भाषा लिखी जाती है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। समझ में आया लिपि आप लोगों को? तो अब हम लोग देखते हैं वर्ण को। वर्ण के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला स्वर। स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर बिल्कुल स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं होती है। सहायता अर्थात ये वर्ण स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। इन वर्णों को उच्चारण करने में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हमारे स्वर वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सभी हमारे स्वर वर्ण हैं। ये कितने हो गए? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए हमारे 11 वर्ण।
तो हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। वे स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। समझ में आया? तो ये वो वर्ण होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। इन वर्णों को यदि हम उच्चारण करें तो इसमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि इसके ठीक विपरीत हम यदि व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इनको उच्चारण करने में अर्थात इनको उच्चारित करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं क से लेके ह तक, ह कह लें या फिर हम लोग संयुक्त वर्ण कह लें ज्ञ तक, श तक ज्ञ, तो ज्ञ तक जो भी वर्ण है ये सभी व्यंजन वर्ण है। तो खुद से उच्चारण करके देखिए कि यदि हम क को लिखते हैं, क का उच्चारण करते हैं हम लोग क, ख, ग और घ। यदि इन सभी को हम उच्चारित करते हैं तो क को यदि हम बोलते हैं क, तो क में अ की साउंड आती है, अ की ध्वनि आ रही है क में। ख में अ का साउंड आ रहा है, ग में भी अ का साउंड आ रहा है, घ में भी आ का साउंड आ रहा है। आप कितना भी प्रयास करोगे कि हम क को एकदम स्वतंत्र रूप में बोले तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं लिखा जा सकता है। इस व्यंजन को बोलने में हमें इन स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, तभी हम सही से इसको बोल पाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने सारे व्यंजन के नीचे ये हलंत लगाया है, इसका मतलब होता है आधा है। और यदि हम हलंत का मतलब होता है आधा, किसी भी वर्ड के नीचे यदि हलंत लग जाए तो वो समझिए वो शब्द आधा है। और ये पूरा तब होगा जब यदि हम इसमें अ स्वर को ऐड कर दें तो हो जाएगा क है, तो यानी कि पूरा ये कंप्लीट है, इसमें हलंत लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी वर्ड होते, जो भी व्यंजन वर्ड होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है, किनकी? स्वरों की स्वतंत्र सत्ता होती है। इनका उच्चारण करने में हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और उसके विपरीत व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका हमें उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो बात आप लोगों को समझ में आई? तो यहाँ पे मैं एक बार और बताना चाहूंगी, जैसे मैंने बताया कि स्वरों की संख्या 11 होती है, उसी प्रकार व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है। 39 अर्थात 39 वर्ण व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन वर्ण, 11 स्वर वर्ण और 2 अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं हम बताते हैं आपको। अयोगवाह 11 जो स्वर हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, ये 11 वर्ण हो गए। उसके बाद आया अंग और अ। कौन सा वर्ण है? अंग और अ। तो ये वर्ण ना ही स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग और अ तब बनते हैं जब हम इसमें अ को ऐड करते हैं। दोनों में अ को ऐड किया है। ये जो अनुस्वार है और ये विसर्ग है, इसको अंग हम तभी कह सकते हैं जब हमने इसमें अ को ऐड किया है, तब ये अंग बना। और अ तब बना जब हमने इसमें भी अ को ऐड किया, तब ये अंग हो गया, अ हो गया। तो ये किसी भी विसर्ग में जुड़ के क में यदि अंग हम जोड़े तो ऐसे बना सकते हैं कंग। ख में यदि हम जोड़े तो खंग। उसी प्रकार या अर्थात जो विसर्ग है उसमें यदि हम कह विसर्ग लगाएं तो कह हो गया, ख हो गया। उसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण है,
इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब तक ये स्वरों से सहायता न ले तब तक ये अंग का उच्चारण नहीं कर सकते। और सेम कंडीशन अ में भी अप्लाई होता है कि जब तक ये अ को साथ नहीं लेते तब तक अह का भी उच्चारण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे विद्वानों ने इसको अलग मान लिया। इसको ना ही इन्होंने व्यंजन में रखा और ना ही स्वर में रखा, तो इन दोनों को उन्होंने अलग कर दिया और क्या नाम दिया है? अयोगवाह। इसको इन्होंने अयोगवाह नाम दिया है। अयोगवाह जैसा कि नाम से ही हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, जिसका योग अ से होता है, जिसका योग अ से होता है वही अयोगवाह हो जाता है। किंतु ये अर्थ व्यंजन के लिए ये अपने अर्थ को रखते हैं। जिनका योग अ से होता है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और इन अयोगवाह शब्दों को हम स्वर व व्यंजन दोनों में रखते हैं। किस में रखते हैं? अयोगवाह व्यंजन को हम स्वर और व्यंजन दोनों में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर के भी गुण रहते हैं और व्यंजन के भी गुण रहते हैं। तो इस प्रकार ये स्वर और व्यंजन दोनों में होते हैं। और जो वर्ण अ का योग रखते हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, अ के लिए योग जो है अ का रखते हैं किंतु वहन जो है व्यंजन के लिए करते हैं, तो ये वर्ण कौन से कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। योग अ के लिए रखते हैं किंतु इनका अर्थ व्यंजन के लिए होता है, तो वो अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह कितने हैं? 2 अयोगवाह हैं। कौन कौन? अंग और अह दोनों अयोगवाह हैं। तो हमारा 11 स्वर हो गए हैं, 11 स्वर, व्यंजन 39 व्यंजन, उसके बाद हमारा अयोगवाह 2 हो गया, सब मिला के 52 हो गया। टोटल हमने ऐड किया तो 52 हो गया। तो मैंने अपने फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था कि वर्णमाला कितने होते हैं? वर्णमाला की संख्या 52 है। ठीक है, तो वर्णमाला की संख्या 52 है। तो आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या आज बताया? स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 39 होती है और अयोगवाह वर्ण होते हैं 2 स्वर अ आ इ ई 11 स्वर, व्यंजन क ख ग घ ये सभी व्यंजन हैं जो 39 है, प्लस 2 अयोगवाह वर्ण शब्द अंग और अह। अंग और अह जो है ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये दोनों में गिनती आते हैं, लेकिन इनको ना ही हम स्वर में रख सकते हैं और ना ही व्यंजन में रख सकते हैं। तो हमारे विद्वानों ने इनको अयोगवाह शब्द कहा है। तो आप लोगों को समझ में आया कि 52 वर्ड में जो मैंने 52 वर्ड लिखा है उसमें कौन कौन से आते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो ये हो गए आपको वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? जिस रूप में कोई भी भाषा लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग आज रिवीजन करिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।